हाँ जी। अपने गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे थे और गुर्जर प्रतिहारों में एक शाखा कंप्लीट कर ली थी। वो शाखा थी मंडोर शाखा। गुर्जर प्रतिहारों के मोहनोत नैन सिंह ने टोटल 26 शाखाएं मानी, जिसमें से सबसे पुरानी शाखा है वो है मंडोर शाखा, और सबसे बड़ी और जिसने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया वो है भीनमाल शाखा। आज अपने भीनमाल शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। भीनमाल शाखा, कोई भी पाठ शुरू करते हैं तो अपने सबसे पहले उनकी जानकारी के स्रोत और उत्पत्ति पढ़ते हैं। उत्पत्ति तो जो अपने कल मंडोर शाखा कंप्लीट की थी उसमें पढ़ी ली थी, और मंडोर शाखा की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है जो गठियाला वाला शिलालेख है या मंडोर का जो शिलालेख है या बाउक प्रशस्ति है उसके अंदर वर्णन मिलता है। अब भीनमाल शाखा की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है, तो जानकारी के स्रोत देखें तो एक तो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के अंदर मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहारों की भी जानकारी मिलती है और भीनमाल शाखा वालों की भी जानकारी मिलती है। एक राजशेखर के ग्रंथ, महेंद्रपाल का दरबारी राइटर हुआ करता था राजशेखर। उस राजशेखर ने कई रचनाएं लिखी, अपने राजशेखर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनके अंदर भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक अपने से पूछे तो वो है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो 730 से लेकर 756 तक गुर्जर प्रतिहार शासक रहा था। एक प्रतापी योद्धा हुआ था जिसने अपने साम्राज्य को भीनमाल से शुरू किया था और पश्चिम में भड़ोच तक ले गया था। गुजरात में जगह पड़ती है भड़ोच, भड़ोच तक अपने साम्राज्य को ले गया था। तो एक तो इसने अपनी राजधानी बनाई भीनमाल और दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन। वर्तमान में जिसको उज्जैन बोलते हैं उसको पहले बोला जाता था अवंतिका। तो ऑप्शन में कोई भी हो, अवंतिका हो या उज्जैन आए, कोई भी आ जाए, दोनों में से सही होगा। नागभट्ट प्रथम दो राजधानियां बनाते हैं, जिसमें मेन जो राजधानी थी वो भीनमाल थी, दूसरी राजधानी उज्जैन। अब इससे एक बात का पता चलता है, पता यह चलता है कि इसने मारवाड़ के पश्चिमी साइड से लेकर गुजरात के भड़ोच तक साम्राज्य स्थापित किया, और अब भड़ोच से लेकर इधर मालवा मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है उज्जैन। अगर आपका मैप ढंग से याद है तो आपको पता लग जाएगा। यानी जैसे मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ से इधर भड़ोच तक ले गया, भड़ोच से इधर उज्जैन तक ले गया। इसका मतलब जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है वो पूरा का पूरा नागभट्ट प्रथम का हुआ करता था। नागभट्ट प्रथम जिसके कई और नाम भी मिलते, इसको नागावलोक भी कहा जाता है, इसको इंद्र के दंभ का नाशक भी कहा जाता है, और इसे नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा जाता है, और इसे कहा जाता है मलेच्छ नाशक। मलेच्छ नाशक, जो पश्चिमी आक्रमणकारी हुआ करते थे उनको मलेच्छ बोला जाता था। उन पश्चिमी आक्रमणकारियों से इन्होंने इस राजस्थान का छुटकारा मिलवाया था, इसलिए इसको मलेच्छ नाशक के नाम से भी जाना जाता है। एक अपने पढ़ते हैं जालोर दुर्ग, सूंकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग। उस जालोर दुर्ग का निर्माण भी नागभट्ट प्रथम ने करवाया 730 ईस्वी के अंदर। थोड़ा सा इसको दोबारा देखिए, भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहारों की हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो एक तो ऐहोल अभिलेख पढ़ेंगे जो पुलकेशिन द्वितीय का। इसके अलावा जो राजशेखर के ग्रंथ हैं उनके अंदर भी जानकारी मिलती है। भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन? भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 तक शासक रहा। इनको नागावलोक कहते हैं। इसके दरबार को कहा जाता था नागावलोक दरबार।
इसके दरबार को कहा जाता था नागावलोक दरबार और खुद को कहा जाता था नागावलोक। इंद्र के दंभ का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक और मलेच्छ नाशक कहा जाता है। एक राजधानी बनाई इसने बीनमाल, दूसरी राजधानी उज्जैन या अवंतिका। साम्राज्य कहां से कहां तक? तो बीनमाल से बड़ौज तक और बड़ौज से उज्जैन तक। जालोर दुर्ग 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था और जालोर दुर्ग सूंकड़ी नदी के किनारे स्थित है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी है, फिरोजा की मस्जिद भी है, मलिक साहब पीर की दरगाह वगैरह भी है। वो मैंने दुर्ग टॉपिक के अंदर बहुत ही विस्तार से आपको बताया हुआ है, वो दुर्ग में देख लेना आप। तो बीनमाल शाखा का जो अगला राजा बनता है वो कौन बनता है? देखो, अगला राजा बना वत्सराज। 780 से लेकर 795 तक शासक रहता है वत्सराज। वत्सराज की दो उपाधियां देख लेना, एक रणहस्तिन और जयवरा। गुर्जर प्रतिहारों में एक ऐसा शासक जिसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, भागवत धर्म को संरक्षण दिया, इसलिए इसको जयवराह की उपाधि मिली थी। इसके अलावा रणहस्तिन, ये दो उपाधियां इसकी याद करनी। अब एक लाइन यहां पर लिखे, ध्यान से देखो इस लाइन को। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराया। इसका मतलब ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। भारत के अंदर उत्तरी भारत में जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो था कन्नौज। जैसे वर्तमान में दिल्ली प्रमुख केंद्र है, उस समय प्रमुख केंद्र हुआ करता था कन्नौज। अगर कन्नौज पर किसी ने शासन स्थापित कर लिया, इसका मतलब वो उत्तरी भारत का सम्राट माना जाता था। इसने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को हराया। इसका मतलब है, आपने कहीं पढ़ा हो कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। कई जगह ये लिख देते हैं कि 100 साल तक चला, कई जगह ये लिख देते हैं कि 150 साल तक चला या 200 साल तक चला। वो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत है वो किसने की? तो वत्सराज ने की। देखो ये कहानी क्या थी त्रिपक्षीय संघर्ष वाली। मेन केंद्र है कन्नौज और कन्नौज का राजा है इंद्रायुध। यानी हर्षवर्धन के बाद यहां पर आयुध वंश के राजा बनने स्टार्ट हो गए थे, जिनके पास इतनी शक्ति नहीं हुआ करती थी कि किसी का वो मुकाबला कर सके। त्रिकोणीय संघर्ष होता है, एक साइड में तो है गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण से आ रहे हैं राष्ट्रकूट, पूर्व से आ रहे हैं पाल वंश। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर अटैक किया। कन्नौज पर अटैक किया तो इंद्रायुध को हरा दिया। अब कन्नौज हो गया गुर्जर प्रतिहारों का। इस बात का पता लगता है पूर्वी भारत यानी बंगाल में बैठे पाल वंश के राजाओं। पाल वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी बंगाल के अंदर कर्ण सुवर्ण नाम की जगह। तो पाल वंश के राजाओं को पता लगता है, तो पाल वंश के राजा आकर गुर्जर प्रतिहारों पर अटैक कर देते। तो वत्सराज और धर्मपाल, पाल वंश का राजा धर्मपाल हुआ करता था, उनके बीच एक युद्ध होता है, मुंगेर का युद्ध। वत्सराज और धर्मपाल के बीच मुंगेर का युद्ध। इस मुंगेर के युद्ध में वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया। इस बात का पता लगा दक्षिण में बैठे राष्ट्रकूटों को। राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम और वत्सराज के बीच युद्ध होता है। वत्सराज के बीच युद्ध होता है। अब की बार ध्रुव प्रथम जीत गया, वत्सराज हार गया। थोड़ा सा उलझन वाला मैटर है, थोड़ा दोबारा देखो इसको। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराया वत्सराज ने। इस बात का पता लगा पाल वंश के राजा धर्मपाल को। धर्मपाल और वत्सराज दोनों लड़े तो वत्सराज जीत गया। अब कन्नौज स्वतंत्र रूप से वत्सराज का है। इस बात का पता लगता है दक्षिण में बैठे राष्ट्रकूटों को। अब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने आकर कन्नौज पर अटैक किया
और वत्सराज को राज्य। अब कन्नौज में आकर बैठ गया ध्रुव प्रथम। अब कन्नौज स्वतंत्र रूप से ध्रुव प्रथम का हो गया। लेकिन राष्ट्रकूटों की एक दिक्कत हुआ करती थी। दक्षिण वाले राष्ट्रकूट अगर कन्नौज पर कब्जा कर ले तो उनका खुद का राजवंश छिन जाता, यानी उनकी राजधानी मान्यखेत हुआ करते थे महाराष्ट्र के अंदर, वो नहीं रहते। राष्ट्रकूटों की दिक्कत ये कि अगर वो कन्नौज पर कब्जा करे तो मान्यखेत नहीं रहता, अगर मान्यखेत पर कब्जा करे तो कन्नौज नहीं रहता। तो राष्ट्रकूटों की भागादौड़ ये रहा करती थी। अब आगे ये युद्ध है, आगे जो संघर्ष है वो कैसे चलता है, अब अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे। वत्सराज के दो दरबारी कवि याद कर लेना। वत्सराज के दरबारी कवि में एक तो उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी जिसने ग्रंथ लिखा था कुवल्यमाला, कुवल्यमाला ग्रंथ, जिसमें कहते हैं कि 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख। दूसरा दरबारी राइटर हुआ करता था आचार्य जिनसेन सूरी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। तो वत्सराज की देख लीजिए दो तीन एक बातें खास है। रणहस्तिन और जयवराय की उपाधि है। इंद्रायुध को हराया, धर्मपाल को हराया, लेकिन ध्रुव प्रथम से हार गया। दरबारी कवि उद्योतन सूरी जिसका ग्रंथ है कुवल्यमाला, और एक आचार्य जिनसेन सूरी जिसका ग्रंथ है हरिवंश पुराण। फिर देखो अगला राजा नागभट्ट सेकंड। ये एक अच्छा प्रतापी योद्धा हुआ करता था। कन्नौज शासक चक्रायुध को हराया, कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराया। अब ये कहानी दोबारा सुनो, त्रिकोणीय संघर्ष वाली। पहले लाइन ये याद करनी है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हार गया, यानी कन्नौज पर अधिकार अब किसका है? ध्रुव प्रथम एक राष्ट्रकूट शासक है, वो जीत गया है। ध्रुव प्रथम की मृत्यु होगी तो अगला राष्ट्रकूट शासक यहां पर गद्दी पर बैठ गया जिसका नाम था गोविंद तृतीय। अब कन्नौज में बैठे हैं राष्ट्रकूट। इधर राजा गुर्जर प्रतिहारों में बन गया नागभट्ट सेकंड। त्रिकोणीय संघर्ष में पहले जीता था राष्ट्रकूट, जीते, राष्ट्रकूट कन्नौज में आकर बैठ गए। अब नागभट्ट ने गोविंद तृतीय पर अटैक किया, लेकिन गोविंद तृतीय से हार गया। एक चीज हमेशा याद रखना कि इस त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर कोई एक जाति हारी नहीं तो वो राष्ट्रकूट ही थे, वो कभी हारे नहीं। उनके तो बेचारों की दिक्कत ये हुआ करती थी कि अगर वो कन्नौज पर अधिकार करे तो मान्यखेत नहीं रहता, और मान्यखेत पर अधिकार करते तो कन्नौज नहीं रहता। अब गुर्जर प्रतिहार कन्नौज में बैठ गए, आकर युद्ध जीतते जा रहे हैं, लेकिन गुर्जर प्रतिहार दक्षिण से आए हुए थे, उनका वो दक्षिणी क्षेत्र नहीं रहा। तो ये गोविंद तृतीय नागभट्ट सेकंड को तो हरा देता है, लेकिन वापिस से दक्षिणी भारत चला गया। अब राष्ट्रकूट वापिस से दक्षिणी भारत चले गए। अब कन्नौज पर फिर आयुध वंश का अधिकार हो गया, कन्नौज में बैठ गया चक्रायुध। इस बात का पता लगता है नागभट्ट सेकंड। वो नागभट्ट सेकंड सोचता है कि गोविंद तृतीय यहां से चला गया और कन्नौज की गद्दी पर चक्रायुध बैठ गया, मैं चक्रायुध को हरा सकता हूं। तो नागभट्ट सेकंड इस चक्रायुध को हराता है और कन्नौज पर अंतिम रूप से कब्जा कर लेता है। अब कन्नौज पर स्वतंत्र रूप से अधिकार है वो गुर्जर प्रतिहारों का, इसलिए अब गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हो गई कन्नौज। मैंने बताया कि सत्ता का प्रमुख केंद्र हुआ करता था कन्नौज। अगर किसी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो वो उत्तरी भारत का सम्राट है। या ऐसे पूछे कि त्रिकोणीय संघर्ष का अंत किसने किया, तो आप याद करोगे कि नागभट्ट सेकंड है। 795 से लेकर 833 तक ये शासक रहा। अब एक अंदाजा लगाओ आप, गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य कितना बड़ा हो गया। इस बेनमाल शाखा वालों ने बेनमाल से शुरू किया,
बड़ौच तक, बड़ौच से उज्जैन यानी अवंतिका आ गए। अब अवंतिका से चले गए उत्तरी भारत के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट सेकंड ने त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत किया। नागभट्ट सेकंड ने 833 में गंगा में जल समाधि भी ली थी। गंगा में जल समाधि ली, 833 में गंगा में जल समाधि ली थी। फिर अगला जो राजा बनता है वो बनता है रामभद्र। ये बेचारा 3 ही साल तक शासक रहता है, 833 से लेकर 836 तक। 833 से 836 तक शासक रहा। और रामभद्र के पुत्र का नाम हुआ करता था मिहिर भोज। रामभद्र के बारे में जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है बादल अभिलेख के अंदर। ज्यादा कोई जानकारी है नहीं इसके बारे में, पर फिर भी ये पूछ ले कि रामभद्र के बारे में जानकारी हमें मिलती है तो वो कहां से मिलती है, तो वो बादल अभिलेख के अंदर मिलती है। मिहिर भोज, मिहिर भोज 836 ईस्वी में क्या करता है, अपने बाप रामभद्र की हत्या कर देता है। रामभद्र की हत्या कर दी थी। अब अगला राजा कौन बनता है, तो मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक। गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक कौन हुआ, तो मिहिर भोज। अब एक बार सारे के सारे देखिए, पितृहंता जो शासक हुए वो कौन कौन हुए। जैसे चौहानों में पितृहंता आपसे पूछे तो करोगे जगदेव। अगर मेवाड़ में पितृहंता पूछे तो आप करोगे उदा। अगर मारवाड़ में पितृहंता पूछ ले तो मारवाड़ में एक तो पितृहंता हुआ था मालदेव और एक पितृहंता हुआ था बख्त सिंह। यहां पर अपने को याद करना है मिहिर भोज। अगला राजा देखो मिहिर भोज। अपने बात कर रहे थे कि शुरू में साम्राज्य स्थापित होता है, कोई काल ऐसा आता है, कोई राजा बीच में ऐसा आता है कि उसका काल सवर्ण काल माना जाता है, चरम पर ले जाता है। फिर कोई ऐसी घटना घटती है कि पूरे का पूरा साम्राज्य ढह जाता है और वहां पर कोई नया वंश स्थापित हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने गुर्जर प्रतिहारों की स्थापना की थी, लेकिन मिहिर भोज एक ऐसा शासक हुआ जिसके काल में गुर्जर प्रतिहार वंश अपने चरम मोत्कर्ष पर था। 836 से लेकर 885 तक मिहिर भोज शासक रहा। बंदे की उपाधियां देखो, आदि वराह, प्रभास पटन, सार्वभौम, मालवा चक्रवर्ती और सिरमद आदि वराह, ये उपाधियां धारण की इसने। गुर्जर प्रतिहारों का चरमोत्कर्ष काल किसका काल माना जाता है, तो गुर्जर प्रतिहारों का चरमोत्कर्ष काल मिहिर भोज का काल माना जाता है। या पूछे आपसे कि गुर्जर प्रतिहारों में सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था मिहिर भोज। द्रुम नामक सिक्के चलाए। ये सिक्के तांबे के भी हुआ करते थे और चांदी के भी हुआ करते थे। और इनके जो सिक्के हैं ना, द्रुम नाम के सिक्के, उन पर यह उपाधि मिलती है श्रीमद आदिवराह। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि श्रीमद आदिवराह की उपाधि कहां मिलती है, तो मिहिर भोज ने जो सिक्के चलाए थे तांबे और चांदी के, उन सिक्कों पर इनकी उपाधि अंकित है। वो उपाधि है श्रीमद आदिवराह। अब सबसे खास बात, मिहिर भोज के काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आता है। अरबी यात्री सुलेमान जो भारत आता है वो 851 ईस्वी के अंदर आता है। और अरबी यात्री सुलेमान की फेमस रचना किताब उल सिंध वल हिंद, ये रचना है, एक ही रचना है, किताब उल सिंध वल हिंद। ये अरबी यात्री सुलेमान की है। और इस रचना के अंदर मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की गई है। इसके अंदर लिखा गया है कि मिहिर भोज एक प्रतापी शासक था और मिहिर भोज के काल में गुर्जर प्रतिहारों का चरमोत्कर्ष काल था। ये सारी बातें इसी में लिखी गई। मिहिर भोज के काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ करते थे। मिहिर भोज विद्वानों का संरक्षण करता हुआ करता था।
ये सारी की सारी प्रशंसाएं सुलेमान ने किताब उल सिंध वल हिंद रचना के अंदर की। तो एक है कल्हण। कल्हण कल्हण की रचना राजतरंगिणी। कल्हण की रचना राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी में भी मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा मिलती है। तो मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा के अपने दो स्रोत मिलते हैं, एक तो सुलेमान की रचना किताब उल सिंध वल हिंद और एक कल्हण की रचना राजतरंगिणी। इसके अंदर मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की गई। अब एक लाइन और देखो, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हराया। मालवा क्षेत्र के अंदर कृष्ण तृतीय को हराया, इसलिए बंदे ने उपाधि धारण की मालवा चक्रवर्ती। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रकूट उस त्रिकोणीय संघर्ष में तो नहीं आ रहे, लेकिन अब राष्ट्रकूट शासक हैं वो मिहिर भोज से हार गए। इसलिए कन्नौज को अंतिम राष्ट्रकूटों से मुक्ति दिलाने वाला राजा कौन है? तो मिहिर भोज। वैसे त्रिकोणीय संघर्ष में तो नागभट्ट सेकंड जीत गया था, लेकिन अंतिम रूप से किसी ने विजय प्राप्त की है राष्ट्रकूटों पर, तो वो है मिहिर भोज। इसने मालवा के अंदर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हरा दिया। थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक, आदिवराह, प्रभास पटन, सार्वभौम, मालवा चक्रवर्ती और श्रीमद आदिवराह की उपाधि है। श्रीमद आदिवराह की जो उपाधि मिलती है वो इनके द्रुम नामक सिक्कों पर मिलती है। इसका मतलब द्रुम नामक सिक्के भी चलाए, तांबा और चांदी की मुद्रा के। अरबी यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में मिहिर भोज के काल में भारत आता है या कन्नौज आता है। उसने रचना लिखी थी किताब उल सिंध वल हिंद, जिसके अंदर मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की गई। इसके अलावा कल्हण की राजतरंगिणी में भी मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा मिलती है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हराया और मालवा पर अंतिम रूप से कब्जा किया, इसलिए मालवा चक्रवर्ती कहा जाता है। कन्नौज पर अंतिम रूप से स्वतंत्र रूप से कब्जा किया तो मिहिर भोज ने किया। फिर अगला राजा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल देखो, इसकी उपाधियां देखो महेंद्रपाल की। वैसे इसका शासन काल है 885 से लेकर 910 तक। महेंद्रपाल प्रथम है जिसने उपाधियां कौन सी धारण की? रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश, महिषपाल और मेंद्रा युद्ध। ये मेंद्रा युद्ध है, मेंद्रा युद्ध की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियां मिलती। मेन उपाधियां ये है, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। ये तो इनके उपनाम भी बोल सकते हैं आप, ये सारे के सारे उपनाम। और ये परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये उपाधियां। सबसे मेन बात, दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि जिसका आज भी गुणगान किया जाता है जिस बंदे का, वो है राजशेखर। बहुत प्रतिभाशाली बंदा हुआ करता था, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं मिलती है इनकी। इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि राजशेखर की रचनाएं कौन सी। पहली बात तो यही याद करना कि महेंद्रपाल का दरबारी कवि या राजशेखर किसका दरबारी कवि हुआ करता था। तो इनकी रचनाएं देखो, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, प्रबंध कोश और भुवन कोश। ये सारी की सारी रचनाएं राजशेखर की। तो महेंद्रपाल का दरबारी कवि राजशेखर, जिसकी रचनाएं देखो, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, हरविलास, प्रबंध कोश और भुवन कोश, ये रचना इसने लिखी थी।
फिर भोज द्वितीय, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। कोई कई बार बोलता हूं कि राजाओं का सीक्वेंस अगर याद करना तो बीच में कई बार नाम आ जाता है, तो ये याद कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट बात इनकी कोई नहीं है। 910 से लेकर 910 से लेकर 914 तक ये शासक रहा, बस कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। फिर राजा बनता है महिपाल प्रथम। 914 से लेकर 943 तक शासक रहता है महिपाल प्रथम। और महिपाल प्रथम के अन्य नाम क्या क्या है? आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहते, रघुकुल मुकुटमणि, विनायक पाल, हेरंब पाल और क्षितिपाल, ये महिपाल प्रथम के अन्य नाम। आर्यावर्त का महाराजा धीराज, रघुकुल मुकुटमणि, विनायक पाल, हेरंब पाल और क्षितिपाल, ये इसके अन्य नाम। इसके काल में एक अरबी यात्री और आया था, अल मसूदी। अल मसूदी भारत में आया था 915 ईस्वी के अंदर, वो महिपाल के काल में भारत आया था। और अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या नाम दिया? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को तो नाम दिया था अल गुर्जर, अल गुर्जर नाम दिया था। और राजाओं को नाम क्या दिया है? तो राजाओं को नाम दिया बोरा। महिपाल के काल में 915 ईस्वी में अल मसूदी भारत आया, जिसने गुर्जर प्रतिहारों को तो अल गुर्जर और राजाओं को बोरा नाम दिया। मेन बात ये देखो, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से हार गया, इसका मतलब गुर्जर प्रतिहारों का पतन शुरू। कहां पर? वो मिहिर भोज के काल में गुर्जर प्रतिहारों का काल चरम सीमा पर था, जिसने कृष्ण तृतीय को हराया था, राष्ट्रकूट शासक को। अब गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कमजोर होने लगी, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रकूटों से हार गए। राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय से हार गया, इसका मतलब गुर्जर प्रतिहारों का पतन शुरू। पतन शुरू। फिर महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बीच में ऐसे नाम आ गए। फिर देवपाल। अब गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लग गई है, इसका मतलब साम्राज्य के टुकड़े होने स्टार्ट हो गए। साम्राज्य के टुकड़े होने स्टार्ट हो गए, कभी तो वो राष्ट्रकूट जीत जाते हैं। अब देवपाल के काल में चंदेलों का स्वतंत्र शासकों के रूप में उदय। महोबा और तुमुल इसके आसपास का इलाका, उस पर स्वतंत्र, वो पहले तो गुर्जर प्रतिहारों का हुआ करता था, अब धीरे धीरे वहां पर एक नई शक्ति का उदय हो गया है, चंदेल। चंदेल अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। दक्षिणी भारत के अंदर तो अब राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहारों को हराना शुरू कर देते हैं। अब गुर्जर प्रतिहारों की स्थिति कमजोर होने लगी, तो वहां पर महोबा इसके आसपास के क्षेत्रों में चंदेलों ने कब्जा कर लिया और चंदेल स्वतंत्र होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये याद रखना, देवपाल के काल में चंदेलों का स्वतंत्र शासकों के रूप में उदय होता है। फिर विनायक पाल, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, सीक्वेंस याद करना है तो याद कर लेना राजा का नाम। फिर महिपाल सेकंड, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। पतन तो शुरू है ही, गिरावट आ रही है धीरे धीरे, शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो विजयपाल द्वितीय के काल में गुजरात के अंदर चालुक्य शासकों का स्वतंत्र रूप से उदय हुआ। देखो, राष्ट्रकूट पहले जीत गए, महिपाल के काल में मालवा क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों का कब्जा हो गया। महोबा और इसके आसपास के इलाके पर देवपाल के काल में चंदेलों का अधिकार हो गया। अब विजयपाल के काल में गुजरात पर चालुक्यों का अधिकार हो गया। धीरे 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 गुर्जर प्रतिहार कमजोर हो रहे, वहां पर क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनका अधिकार बढ़ता जा रहा है। तो विजयपाल द्वितीय के काल में चालुक्य शासकों का स्वतंत्र रूप से उदय होता है। फिर राजा है राज्यपाल। अब गुर्जर प्रतिहारों के एक दिक्कत और होती है, स्थानीय शक्ति है वो तो उदय होती जा रही थी, अब एक और विदेशी आक्रमणकारी, जिसका नाम था महमूद गजनवी।
1018 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। 1018 ईस्वी के अंदर 1018 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अटैक किया और महमूद गजनवी को हरा दिया। महमूद गजनवी ने हरा दिया राज्यपाल को और यहां से बहुत सारा धन लेकर यहां से चला गया। फिर राजा त्रिलोचन पाल के काल में 1019 ईस्वी में फिर महमूद गजनवी अटैक कर देता है और यहां से बहुत सारा धन लेकर चला जाता है। इसका मतलब है और भी शक्ति क्षीण होती जा रही है। महमूद गजनवी के बार बार अटैक भी गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति को कमजोर करने में मुख्य योगदान रखते हैं। फिर यशपाल, 1036 ईस्वी के आसपास ये राजा रहा। यशपाल गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन हुआ? गुर्जर प्रतिहारों में अंतिम शासक कौन हुआ? तो आप करोगे यशपाल। अंतिम शासक यशपाल है क्योंकि कमजोर होती जा रही है इनकी कड़ियां। यशपाल है और 1093 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर गहड़वाल वंश का अधिकार हो। गहड़वाल वंश का अधिकार हो। अब आप कहोगे कि ये गहड़वाल बीच में कहां से आ गए? चलो, महोबा के अंदर चंदेल थे, गुजरात के अंदर चालुक्य थे, पर ये गहड़वाल नई शक्ति कहां से आ गई? देखो, गहड़वाल नई शक्ति कैसे आती? अपने पढ़ रहे थे कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर दक्षिण से जो जाति आ रही थी वो है राष्ट्रकूट। और मैंने बताया कि राष्ट्रकूट कभी भी हारी नहीं थी। राष्ट्रकूटों को दिक्कत ये थी कि इधर कन्नौज पर अधिकार करते तो उनकी राजधानी मान्य खेत पर कोई और कब्जा कर लेता, अगर मान्य खेत में जाते तो कन्नौज पर कोई और अधिकार कर लेता। ये लफड़ा पड़ गया इनके। जब ये राष्ट्रकूट कन्नौज में कई साल रहकर आए, जब भी कोई आर्मी जाती है लंबे समय के लंबे अभियान पर, तो आर्मी के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं, अगर लंबे अभियान पर गए तो कई लोग वहीं पर बस जाते हैं। राष्ट्रकूटों के कई सैनिक यहां कन्नौज में एक साइड में बस गए। जिस साइड में ये राष्ट्रकूट बसे उस क्षेत्र को बोला जाता था गढ़वाल। राष्ट्रकूट गढ़वाल नामक स्थान पर चले गए और गढ़वाल नाम के नाम पर इस जाति का नाम हो गया गहड़वाल। धीरे धीरे अपनी शक्ति को संकित करते हुए गहड़वाल कन्नौज पर अधिकार कर लेते। अब इनमें विजयपाल गहड़वाल और जयचंद गहड़वाल जैसे राजा हुए। जयचंद गहड़वाल का नाम अपने पढ़ते हैं जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ते हैं तो उस समय। तो आपकी गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखाएं वो कंप्लीट होती है। गुर्जर प्रतिहार अपने 2 क्लासें हैं, 2 क्लासों के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री इनकी बता दी है मैंने। अगली क्लास के अंदर अपने नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। थैंक यू।